हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर उमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट में। जैसे कि हम जानते हैं, पिछली वीडियो मैंने एनसीईआरटी बुक साइंस का अध्याय 1 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में आपको पढ़ाया था। तो आज इसका जो शेष भाग है आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा कराऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको आज पढ़ाना है खरपतवार से सुरक्षा, यानी खरपतवार से सुरक्षा कैसे होती है। ठीक, तो देखेंगे ज़रा। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। यानी खरपतवार क्या होती है, यानी फसल में जो दूसरे प्रकार के पौधे उग जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें गेहूँ की फसल की, तो गेहूं की फसल में यदि अन्य घास फूस के पौधे भी उग जाते हैं तो वे क्या होते हैं, खरपतवार होते हैं। ठीक है, जो हमारी फसल के लिए हानिकारक होते हैं। तो खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। तो अगर हम अपनी फसल से खरपतवार को हटाएंगे तो उसे क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। ठीक, तो कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। तो जो हमारी खरपतवार होती हैं इसका प्रमुख कारण मतलब प्रमुख बात यह है कि जो हमारी फसल होती है इस पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, उनकी वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। ठीक, और कुछ खरपतवार क्या होते हैं, विषैले होते हैं, जो मनुष्य और पशुओं पर भी क्या करते हैं, अपना असर डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। तो अब जब खरपतवार पैदा होगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय तो किया ही जाएगा। तो उसके लिए बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं किसान के द्वारा। ठीक है, तो खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। यानी खरपतवार कब हटानी चाहिए, जब उसमें बीज या पुष्पण ना पड़ा हो, यानी जो खरपतवार है उसमें बीज ना पड़ा हो और उसमें पुष्प ना खिला हो, तो उससे पहले पहले हमें खरपतवार क्या कर देनी चाहिए, हटा देनी चाहिए। वह सही समय होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। तो खरपतवार को हम क्या करते हैं, उसे जड़ सहित उखाड़ते हैं या फिर जड़ से काट देते हैं, और यह कार्य समय समय पर किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। तो कुछ कीटनाशक भी आते हैं, कीटनाशक नाम आ रहा है, खरपतवारनाशी भी आते हैं। कुछ रसायनों के प्रयोग से भी हम जो है खरपतवार को हटा सकते हैं, जिससे हमारी फसल पे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन खरपतवार हमारी क्या होती है, हट जाती है। तो खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। ये जो खरपतवार होती है हमारी, जो खरपतवार रसायन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, जल में मिलाकर छिड़काव करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं। अब बात आती है कटाई की। तो कटाई की फसल एक महत्वपूर्ण कार्य है, यानी जो फसल की कटाई है वह क्या एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। फसल एक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। यानी जब फसल हमारी पक जाती है तब उसके बाद हम क्या करते हैं, फसल को काटते हैं। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। तो कटाई कैसे की जाती है, तो हम उसको खींचकर उखाड़ लेते हैं या फिर उसे सबसे नीचे यानी उसकी जो जड़ होती है वहाँ से काट लेते हैं, धरातल से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है, और जो हमारी एक अनाज की फसल होती है उसको पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। ठीक है,
तो फसल को पकने का महीना मतलब फसल को पकने में कितना समय लगता है? 3 से 4 महीने। ठीक है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह है। तो अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो कटाई का कार्य होता है, अगर हम देखें तो अधिकतर हाथ से होता है, यानी एक दरांत से हम उसको काट लेते हैं या फिर हार्वेस्टर नामक मशीन से उसको हम काट लेते हैं। तो यहाँ पर आ सकता है कि हार्वेस्टर क्या है। तो हार्वेस्टर एक कटाई करने का क्या है? एक कटाई करने की मशीन है। ठीक है, यह उपकरण है। उसके बाद है थ्रेसिंग। क्या होती है? थ्रेसिंग होती है कि बीजों को भूसे से अलग कर लेना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है कि थ्रेसिंग क्या होती है। थ्रेसिंग का मतलब होता है भूसे को बीज से अलग कर लेना, यानी जो हमारे बीज होते हैं फसल के उनको अलग कर लेना भूसे से। तो ये हमारी क्या होती है? थ्रेसिंग कहलाती है। क्लियर हो गया है? आगे चलते हैं। उसके बाद है यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। तो जो हमारी ये मशीन है इसमें क्या होता है? हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप होता है, यानी इसमें जो आगे क्या लगा हुआ है, इसमें हार्वेस्टर और थ्रेसर लगा हुआ है। ठीक है, जो क्या करती है, हाथों हाथ उसको काटती भी है और भूसे से बीजों को अलग भी कर लेती है। उसके बाद छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग कर लेते हैं या विनोइंग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? विनोइंग का मतलब होता है कि साफ कर लेना, यानी जो उसका भूसा है, जब हम हाथ से फसल को छेदते हैं या जब हाथ से अलग करते हैं तो उसमें जो कूड़ा करकट होता है फसल में रह जाता है, जिसको हम विनोइंग, यानी अगर हम आम भाषा में कहें उड़ाकर। ठीक है, तो उड़ाकर, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पंखा लगा हुआ है और इससे क्या होगा, ये पंखा हवा देगा और आगे जो हमारी विनोइंग है वो हो जाएगी, यानी भूसा जो है, ये जो भी कूड़ा कचरा है वह दानों से अलग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब जो हमारे पास फसल आए, जो हमारे पास दाने आए, बीज आए, जो उत्पाद आए, उनका भंडारण क्या होता है? एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। यानी जो हमने खेती की वो किस लिए की? जिससे हमें उत्पाद मिले, यानी जो हमारी फसल के दाने हैं, जो बीज हैं, वो हमें मिल जाएं और हम उनका भंडारण कर सकें, उन्हें संग्रहित कर सकें। ठीक है ना, तो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखना होगा। तो यहाँ पर ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम फसल के दानों को क्या करेंगे, नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा, तो उसमें क्या करना होगा, हमें नमी को दूर करना होगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होता है। यदि ताज़ा काटी गई फसल के दानों या बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा बीजों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। अतः भंडारण से पहले दोनों यानी बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृहों में किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर हमें अपनी फसल को संग्रहित करना है, अपने उत्पाद को संग्रहित करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें अपने बीजों को अच्छी तरह से सुखा देना होगा, जिससे उसमें जो नमी है वह नष्ट हो जाएगी और उनकी जो अंकुरण क्षमता है वह भी बनी रहती है। अगर हम ऐसे ही अपनी फसल का भंडारण कर लेते हैं, उन्हें ऐसे ही संग्रहित कर लेते हैं,
तो क्या होगा, नमी के कारण वह अंकुरित होने लगेंगे, ठीक, और वह खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हमें उनको क्या करना ज़रूरी है, सुखाना ज़रूरी है, जिससे हमारे जो उसमें जीवाणु होते हैं और जो कवक होते हैं उससे भी सुरक्षा हो जाती है, यानी वे भी नष्ट हो जाते हैं और नमी भी दूर हो जाती है और उनकी जो अंकुरण क्षमता है वह भी बनी रहती है। तो इसलिए हमें अपने बीजों को सुखाना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बीजों को सुखाना क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पर हम उनका आंसर दे सकते हैं कि बीजों को नमी से, कीट से या जीवाणु से या पीड़कों से दूर करने के लिए या दूर रखने के लिए उनको हम सुखाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और हम उनका जो भंडारण करते हैं, यानी उनको जो पैक करते हैं उसमें करते हैं किसमें, बोरों में करते हैं, जूट के बोरों में, ठीक है, और धातु के बड़े पात्रों में उनका भंडारण करते हैं, ठीक है। आपने देखा हो कि बड़े बड़े भंडार गृह भी होते हैं, जैसे अगर हम सरकारी भंडारणों की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, एक बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर भंडारण किया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर जंतुओं से भोजन, ठीक है। या आप यहाँ पर देख सकते हैं अनाज, चित्र नंबर 1.10 में यहाँ पर अनाज भंडारण हेतु साइलो, यहाँ पर अनाज भंडारण हेतु साइलो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ सर, भारतीय खाद्य निगम, ठीक। आगे चलते हैं। अब है क्रियाकलाप 1.3, यहाँ पर हम इसमें देखेंगे कि जंतुओं से भोजन हमें किस प्रकार मिलता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जंतु से हमें विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं। तो देखेंगे जैसे दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो दूध के जो स्रोत हैं गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊँटनी है, ठीक है, भेड़ है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे जंतु हैं जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है। उसके बाद है हमने बीजों का चयन, बुआई इत्यादि इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह चलिए इधर देखते हैं, एक मिनट ज़रा। हाँ, चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके, ठीक। नीम की सूखी पत्तियाँ घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। तो हम जो अपने भंडारण होते हैं, जो अनाज के भंडारण होते हैं, उसमें नीम की सूखी पत्तियाँ भी रख देते हैं, ठीक। बड़े भंडारण गृहों में अनाज को, पीड़कों एवं सूक्ष्म में सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। और जो हमारे बड़े भंडारण होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों से दूर रखने के लिए उसको, या पीड़कों से दूर रखने के लिए हम रासायनिक उपचार भी करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सारणी की पूर्ति के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। यानी जो जंतु होते हैं वे भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है कि जो समुद्र के तटीय क्षेत्रों वाले लोग हैं वह उनके या उनका मुख्य आहार क्या है, ठीक है। तो उनका जो मुख्य आहार क्या है, वह मछली है, ठीक है। उसके बाद है हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं। बीजों का चयन, यानी जो फसल उत्पादन के चरण हैं वो कौन कौन से हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि घरों में हम क्या करते हैं, कुछ पालतू पशुओं को पालते हैं, जैसे भेड़, बकरी, भैंस इत्यादि। तो जब हम इनको बड़े पैमाने पर पालते हैं तो यह क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है, ठीक है। तो पशुपालन क्या हो गया, जब हम घरेलू जानवरों को एक बड़े पैमाने पर पालते हैं तो यह क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो मछली होती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन डी, यानी मछली में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। देख सकते हैं मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन डी से हमें जो है, विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है,
मछली से मिलता है, ठीक है, मछली से हमें विटामिन डी मिलता है। आगे चलते हैं। उसके बाद है अब देखिए कृषि पद्धतियाँ हैं। तो कृषि पद्धति आपको बताई दी है कि कृषि के कितने चरण हैं, कैसे कैसे हम कृषि करते हैं। उसके बाद पशुपालन मैंने आपको बताया है कि पशुपालन क्या है। जब बड़े पैमाने पर जानवरों को पाला जाता है तो वह पशुपालन कहलाता है। और फसल क्या है, यानी जब एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो वह हमारी क्या होती है, फसल कहलाती है। और उर्वरक आप जानते ही, उर्वरक क्या करते हैं, फसल को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ठीक है, उनकी वृद्धि का कार्य करते हैं। उर्वरक भंडार गृह, अभी आपको मैंने समझाया भंडार गृह क्या होता है, यानी जहाँ पर अनाज को संग्रहित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भंडार गृह कहते हैं। कटाई के बारे में मैंने आपको बताई थी। सिंचाई यानी फसल को पानी देना, ठीक है। खरीफ फसल क्या होती है ये मैंने आपको बताया था। खाद का क्या कार्य होता है, यानी खाद भी तो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है देसी या जैविक खाद और एक होता है रासायनिक खाद, ठीक है। उसके बाद हल के बारे में बताया, रबी की फसल के बारे में बताया, बीज के बारे में बताया, शाइलो बुआई, भंडारण, थ्रेशिंग, खरपतवार यानी खरपतवार नाशी क्या होते हैं, फटकना क्या होता है, ये सब आपको बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आपने क्या सीखा। तो यहाँ पर अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है, ठीक है। यानी जो हमारी दैनिक भोजन से संबंधित समस्या है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर हमें क्या करना होता है, विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। जैसे आजकल जो कृषि का क्षेत्र है उसमें क्या हुआ है, उसमें अनेक संसाधनों का प्रयोग होने लगा है। उसके बाद एक किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। यानी फसल क्या होती है, यानी एक ही स्थान पर एक ही किस्म के पौधों को जब उगाया जाता है बड़े पैमाने पर तो उसे हम फसल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ फसल, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो भारत में फसलें उगाई जाती हैं वह ऋतु के हिसाब से उगाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है रबी और खरीफ फसलें। उसके बाद जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीज की दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। तो जब हम बीजों का चयन करते हैं तो अच्छे बीजों का चयन करते हैं और उन्हें बोते समय उनके बीच उचित दूरी भी रखनी होती है, ठीक है, जो कि उनकी उपज के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। उसके बाद है मिट्टी में पोषकों की वृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। तो मिट्टी में जो पोषकों की समृद्धि होती है, यानी मिट्टी में पोषकों की समृद्धि बनाने के लिए उनकी पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है। तो उसका यानी जो पोषक तत्व हैं उनकी प्रचुर मात्रा को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बनिक खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरक के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। यानी जैसे जैसे नई नई फसलों की किस्में आ रही हैं वैसे ही हम अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद है उचित समय व अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी सिंचाई क्या होती है, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना हमारा क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। उसके बाद निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। यानी खरपतवार क्या होता है, यानी जो फसल में आलतू फालतू चीज़ें हमारी उग जाती हैं, घास फूस के पेड़ उग जाते हैं, वो हमारी क्या होती है, खरपतवार होती है, ठीक है। जैसे गेहूँ की फसल में इधर उधर की जो घास फूस के पेड़ है उनका उग जाना, तो वह खरपतवार होती है, जो हमारी
किसी काम की नहीं होती है, यानी उसको हम हटा देते हैं या फिर उसको हम हटाकर पशुओं को चारा खिला देते हैं उसका। लेकिन फसल के लिए वो क्या होती है, हानिकारक होती है। ठीक, उसके बाद कटाई काटते हैं कि पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। ठीक है, यानी कटाई क्या होती है, जब हमारी फसल पक जाती है उसकी कटाई करनी होती है तो अपने हाथों से काटते हैं, मशीनों से काटते हैं। और दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, ये मैंने अभी बताया था आपको। बीजों को, पेड़ को एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। ठीक है, यानी बीजों को, पेड़ को सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। यानी हमें, जब हम बीजों का भंडारण करते हैं तो उन्हें नमी से दूर कर लेना आवश्यक होता है, यानी उनको सुखा लेना आवश्यक होता है। उसके बाद पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। यानी पशुओं को पालने से भी हमें खाद्य पदार्थ मिलता है, यानी खाने योग्य वस्तुएं मिलती हैं। जैसे आपको मैंने बताया था, गाय से दूध मिलता है, ऐसे ही भेड़ से हमें दूध मिलता है, ऊन भी मिलता है जो कि वस्त्रों के काम में आता है, लेकिन वह एक खाद्य पदार्थ नहीं है, दूध खाद्य पदार्थ है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे जानवर हैं जिनके पालन से हमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने रहेगा। आज मैंने आपको यह लेसन पूरा करा दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ सुधार करूँ। क्योंकि मैंने यह अभी नया यूट्यूब चैनल खोला है, जिसमें जितना अधिक से अधिक मैं आपका सपोर्ट करता रहूँगा। और आप सब जानते हैं कि जो हमारी NCERT की बुक्स हैं वह हमारी यूटेट सेकंड के लिए बहुत ही आवश्यक है, 6, 7, 8 की बुक्स। तो इनको अच्छे से पढ़ते रहें, और भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। थैंक यू।